किस लड़के से बात कर रही है तू? भैया वो बेवकूफ हूं मैं? अंधा हूं मैं? दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी? तुझे फ्रीडम इसलिए दे रखी है मैंने ताकि तू मेरे फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाए। देख दीक्षा, तू ना इस घर की इज्जत है और मेरा गुरूर भी। अगर इस घर की इज्जत पे जरा भी आंच आई ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? सताक्षी, ये ना हम भाई बहन का मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और कहाँ रहती हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है और किससे बात कर रही है? सुन लो तुम दोनों, अगर ये चीज इस घर में दोबारा रिपीट हुई ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने दीक्षा के साथ किया, उस पे हाथ उठाया, ये सब तुमने सही किया? और उसने जो हमारे साथ किया है वो सही किया है? मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़के से बात करके सही कर दिया है या फिर ये चीज गलत नहीं है, बहुत गलत है। लेकिन सैम, तुम उससे बड़े हो, मैं उसकी भाभी हूँ। अगर हम उसे इतनी छोटी छोटी चीजों पे मारेंगे, धमकाएंगे, तो पता है वो क्या करेगी? वो ये चीजें और ज्यादा करेगी और हमसे छुपा के करेगी, बताएगी नहीं। और तुम खुद ही सोचो, अगर वो गलत हाथों में चली गई और हमें पता भी नहीं चला तो हम क्या कर लेंगे? हमें उसे ना प्यार से समझाना चाहिए। इस एज में लड़कियों को लड़कों के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, ये चीज तुम तो समझ सकते हो, तुम बड़े हो उससे। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उसे यही बात प्यार से समझाओ ना, मार के समझाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो तुम। मैंने अचानक इस तरह से चैट्स पढ़ी, तुम अपना आपा खो बैठा। सताक्षी, तुम्हें पता तो है आज के जमाने में जवानी के जोश में बच्चे अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो बस, लेकिन हाँ, मैंने गलती, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि उसको एटलीस्ट एक बार तो प्यार से समझाना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी परवरिश करी है, तुम उसे प्यार से समझाओगे ना, वो एक बार में समझ जाएगी। अपने परवरिश पे तो भरोसा रखो। ठीक है, चलो मैं उससे बात करके आता हूँ। दीक्षा, भैया आप? हाँ, आज तो बहुत जल्दी सो गई, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। भैया पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, कब आंख लग गई। अच्छा, मुझे ना तुझे सॉरी बोलना था। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने चैट्स देखी तो गुस्सा आ गया और तुझ पे हाथ उठा दी। मुझे ना तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए थी। भैया आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए, रोहन बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम आपस में सिर्फ नोट्स की बातें करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं भैया। बस आप मुझ पे विश्वास रखिए, आपकी बहन कभी कुछ गलत नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। सिर्फ पढ़ाई करूंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे, और सताक्षी ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तू कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। भैया आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बाप की तरह प्यार दिया है। पापा की कमी आपने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, और इतने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, और अब इतने अच्छे कॉलेज में आप मुझे भेजते हैं। आप मुझे जो फ्रीडम देते हैं ना, इसका मैं कभी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगी। सोचिए, आप भी तो ये कर सकते थे ना कि मुझे गांव में ही रखते, गांव में मेरी शादी करवा देते। इतने बड़े शहर में आप मुझे लेकर आए, यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। मैं आपको एक वादा करती हूँ भैया, जिंदगी में कभी भी आपकी इस फ्रीडम का नाजायज फायदा ना कभी नहीं उठाऊंगी, और पढ़ लिख के एक बहुत अच्छी इंसान बनूंगी, आपका नाम ना गर्व से ऊंचा करूंगी। क्या है ना दीक्षा,
आजकल का ना जमाना ही ऐसा है, एक को देख के एक बिगड़ता है। हमारी परवरिश कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये आसपास की सराउंडिंग हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई बुरी आदतें आ जाती हैं। बस उसी डर की वजह से मैंने आज तुझ पे हाथ उठा दिया। और भैया, आपको डर है ना कभी मैं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूं, किसी गलत इंसान को ना चुन लूं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी मर्जी से और आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। अरे पागल, किसने बोला है तुझे कि मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी कराऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू एक अच्छा खानदानी लड़का लेकर आएगी ना तो मैं हंसी खुशी तेरी विदाई करूंगा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी भैया, आपकी बहन बड़ी हो गई और बहुत समझदार है। ऐसा कोई लड़का अगर मुझे पसंद भी आएगा ना, सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, ठीक है? बड़ी हो गई है मेरी बहन। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते सोने की आदत कहाँ से पाल ली है तुमने? भाई नींद के टाइम नींद, सो जाओ चलो। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं 10,000 रुपए ले रहा हूँ, मुझे कोचिंग की फीस जमा करनी है। ओ हेलो, पैसे वापस रख। ये बकरू, किससे पूछ के तूने यहाँ से पैसे उठाए हैं? पैसे उठाने से पहले तूने मुझसे पूछा? अब बड़े भाई के पैसे लेने से पहले मुझे आपसे भी पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझसे पूछना पड़ेगा क्योंकि वाइफ हूँ तेरे बड़े भैया की, ठीक है? इस पैसे पे मेरा हक है। और तेरे भैया ना बहुत मेहनत से कमाते हैं, तेरे उड़ाने के लिए नहीं कमाते, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। पैसे वापस रख। सही कह रही मेरी बेटी, पैसा ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। आप कल जी जानता हूँ कि बड़े भाई बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन भाभी आप भी ये मत भूलो कि अगर आप उनकी वाइफ हो तो वो मेरे बड़े भाई भी है। जितना हक आपका है ना उतना ही हक मेरा भी है इन पैसों पे। शादी से पहले तुझे जितने पैसे उड़ाने थे ना तूने उड़ा लिए। अब मैं इस घर में आ गई हूँ, फालतू के खर्चे नहीं होने दूंगी। और वैसे भी कौन सी कॉलेज की फीस दे रहा होता है तू? हर दूसरे दिन पैसे मांगने आ जाता है। हाँ, सच सच बता देना, कौन से नशे पाल रखे है तूने बाहर? भाभी थोड़ा ना जुबान संभाल के बात कर लो। मैं कौन से नशे करने लगा? 24 घंटे तो आपकी नजरों के सामने रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, सीधा कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज से सीधा घर पे। तो मैं कौन से नशे करने लग गया? और भैया आप कैसे मुंह बंद करके चुपचाप सुन रहे हो? हाँ तो सही तो बोल रही है तेरी भाभी। अरे हर महीने में तुझे कोचिंग के नाम पे पैसे देता हूँ, पता नहीं तू कहाँ उड़ा कर आता है। अरे पैसे पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। मम्मी पापा ने मुझे तेरी जिम्मेदारी इसीलिए दी थी कि तू आवारागर्दी में पैसे उड़ाता रहे और मैं तुझसे कभी हिसाब भी न लूं। और इस घर का सारा हिसाब किताब तेरी भाभी देखती है, तो तेरा फर्ज बनता है अपनी भाभी को पूरा हिसाब देना। तो जो भी ये क्वेश्चन कर रही है ईमानदारी से जवाब दे और बता कि कहाँ पैसे उड़ा कर आया है, क्योंकि मैं तो हर महीने तेरी भाभी को पैसे देता हूँ कि शुएब को उसकी कोचिंग के पैसे दे देना। अब वो भी तुझे हर महीने पैसा देती है, तो तू इतने पैसे लेकर जाता कहाँ है? 3 महीने हो गए आपसे पैसे मांगते हुए, एक भी पैसा नहीं दिया आपने मुझे। आपको लास्ट टाइम मैंने कार में बोला था ना कि आज लास्ट डेट है, मुझे फीस जमा करनी है। आपने क्या बोला कि मैं घर पे आके बात करूंगा। आपने मेरी एक भी ना सुनी, इसलिए मजबूरी में आज मुझे पैसे उठाने पड़े यहाँ से। 18 तारीख को मैंने पैसे दिए थे शताक्षी को। शताक्षी क्या बोल रहा है, तुमने इसको पैसे नहीं दिए? मैंने इसको ही दिए थे, इसने नहीं की होगी फीस जमा। मुझे क्या पता कहाँ देकर आता है पैसे अपने। भाभी मुझे कौन से पैसे दे दिए आपने? इतने टाइम से बोल बोल के थक चुका हूँ आप दोनों को। भैया बोलते हैं कि घर पे आके बात करूंगा, आपसे बोलता हूँ तो बोलते हैं कि अपने बड़े भाई से बात कर लो। और भैया आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम करो, मैं अपने सर के नंबर दे देता हूँ आपको, आप उनसे बात कर लो कि उनकी फीस जमा की मैंने या नहीं। जब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे फीस जमा कर दूंगा उनकी? वाह देवर जी वाह, एक तो पैसे उड़ाते हो, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गए हो। हाँ, देख रहे हो सैम कितना झूठ बोल रहा है। मैं इसको हमेशा पैसे देती हूँ और अब ये बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं देती इसको। अब समझ आया मुझे कि इस घर में चल क्या रहा है। भाई आपको पैसे देते हैं कि शोएब की फीस के लिए पैसे दे देना, और आप उनको अपनी शॉपिंग में उड़ा देते हो और भाई को बोल देते हो कि मैंने शोएब को पैसे दे दिए। तभी मुझे मेरा सगा बड़ा भाई ये बोल रहा है कि तुझे 3 महीने से मैं रेगुलर पैसे दे रहा हूँ तो फीस जमा नहीं कर रहा है। भैया आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम करो, सर का नंबर ले ही लो, बात कर लो आप उनसे। इस घर में कैमरे लगे हुए हैं ना, आप भाभी से पूछ लो। 24 घंटे में इसी घर में रह के स्टडी करता रहता हूँ, घर से बाहर भी नहीं जाता। फीस तो आपने मुझे इसी घर में दी होगी ना, तो सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। तो आप चेक कर लो कि इन्होंने फीस दी है या नहीं मुझे। नहीं, हमें ना तो तुम्हारे सर को फोन करने की जरूरत है और ना ही घर के कैमरा चेक करने की जरूरत है। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि शताक्षी ने शुएब को पैसे नहीं दिए, वो भी पिछले पूरे 3 महीने से। ये क्या चल रहा है? तुम दोनों ना मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं ससुर जी, हम ना आपकी बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि आपको आपकी बेटी की रियलिटी दिखा रहे हैं। ये हम दोनों से तो झूठ बोल रही है ना, तो आप एक काम करो, शताक्षी की मम्मी इस दुनिया में है नहीं। शताक्षी को इसकी मम्मी की कसम देकर पूछो
क्योंकि मम्मी की कसम तो झूठी खाएगी नहीं ना। फिर आपको पता चलेगा कि इसने शुएब को पैसे दिए हैं या नहीं, वो भी पूरे पिछले 3 महीने से। शताक्षी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुझे कसम है तेरी माँ की, सच सच बता, झूठ मत बोलना मेरे से। हाँ, मैंने कोई पैसे नहीं दिए शुएब। हाँ तो मैं करती भी क्या, जब भी मैं अपने लिए पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, और जब ये पैसे मांगते हैं तो एकदम तुम्हारे में से पैसे निकल जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए वो मैंने खर्च कर दिए थे इसके नाम से पैसे लेके। तुम्हारा दिमाग ठीक है? आज तक तुम्हारी कौन सी ख्वाहिशात मैंने पूरी नहीं की? अरे पिछले महीने तुमने शॉपिंग की थी और 10 दिन पहले फिर से तुम्हें शॉपिंग करनी है। तुम्हारी वार्डरोब में जगह भी नहीं है कपड़े रखने की। अरे कोई स्पेशल ओकेशन हो, तुम्हें किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना है या कहीं कहीं घूमने जाना है, तो दैट इज अनदर थिंग कि चलो ठीक है तब आप शॉपिंग कर लो। लेकिन बेफजूल तुम घर में रहोगे और फिर बार बार शॉपिंग के लिए बोलोगे तो मैं क्यों तुम्हें बार बार पैसे दूंगा? और तुम क्या बोल रहे हो कि शुएब पैसे बर्बाद कर रहा है? 2nd सेमेस्टर चल रहा है उसका, नीट का एग्जाम क्लियर करने वाला है वो। अरे कल के दिन बड़ा इंसान बन जाएगा, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा तो किसका नाम रोशन होगा? हमारे ही पूरे परिवार का ना। और तुम्हें ये पैसे बर्बाद लग रहे हैं, लेकिन जो तुम शॉपिंग में और इधर उधर पैसा बर्बाद करते हो वो पैसे बर्बाद नहीं हुए। शताक्षी, दामाद जी सही कह रहे। अरे तेरी ये हरकत देख करके ना आज मुझे शर्म आ रही है। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे शोएब की मानी है, तू तो इस घर में बड़ी भाभी है ना, तो तुझे कम से कम उसकी ना माँ का हक अदा करना चाहिए था। तू तो खुद उसे पैसे देने चाहिए थे खर्चे के लिए। लेकिन तू ये सब क्या कर रही? दोनों भाइयों में फितरका डाल रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तूने ना मेरा सर से सर झुका दिया। सॉरी पापा, सॉरी सैम, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैंने इसके पैसे रख लिए। पर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है इसकी पढ़ाई के लिए वो पैसे आप इसको देते हो। आई प्रॉमिस मैं इसको आगे से सारे पैसे दे दिया करूंगी जो भी तुम मुझे दोगे। शुएब मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें पैसे देने चाहिए थे। अभी तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, पैसे ले जाओ, और चाहिए तो और ले लो। नहीं भाभी, बस 10,000 ही काफी है, इनसे काम हो जाएगा। चलता हूँ भैया। मम्मी जल्दी से ऑर्डर ले लो, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। देवर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ो मैडम, पकड़ो फटाफट से। भैया मैं ना पैसे नहीं लेके आई, बस पैसे लेकर आती हूँ, आप रुकिए। क्या करते हैं? विभोर, बाहर तुम्हारा छोटा भाई आया है। मेरा छोटा भाई बाहर गेट पे? वो भी हमें रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था ना, तो डिलीवरी देने तुम्हारा छोटा भाई आया है। साथ में एक औरत भी है, प्रेग्नेंट है, वो शायद उसकी बीवी है। व्हाट? वो डिलीवरी वाला और उसकी वाइफ भी है जो प्रेग्नेंट है? हाँ जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बस 5 मिनट और। 5 मिनट की बात। भैया अभी सनी, तू यहाँ? तू डिलीवरी का काम करता है? और ये वाइफ है मेरी भैया। तू अंदर लेकर आ इसको। आ जाओ, आराम से आराम से। तकिया लगा लो पीछे। छोटे, इतने सालों बाद मिला है मुझे, वो भी ऐसी तकलीफ में। बहू पेट से है, बेचारी दर्द में भी है, और तू उसको लिए लिए डिलीवरी का काम करता हुआ फिर रहा है। अरे तेरे बड़े भाई का घर यहाँ पर है, तू यहाँ पर क्यों नहीं आया सीधा? तू इस तरह से ठोकरें क्यों खा रहा है? क्यों स्ट्रगल कर रहा है इतनी? ये तो अच्छा हुआ कि चेतना ने पहचान लिया, वरना बाई चांस अगर हम पहचान भी नहीं पाते और तुम दरवाजे से चले जाते तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। ये सब क्या है छोटे? एक्सप्लेन करेगा मुझे? क्या बताऊं भैया, सच कहूं तो जब आप उस घर को छोड़ के आए तो मुझ में इतनी समझ ही नहीं थी। जो पापा कर रहे थे वो लग रहा था बिल्कुल ठीक कर रहे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि आप अपनी जगह गलत नहीं थे भैया। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं होती ना। और आपके जाने के 2-3 साल बाद पापा ने मुझ पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अब तू भी शादी कर ले, बड़ा हो रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो किसी काम का रहा नहीं मेरे लिए, लेकिन अब तुझसे ही उम्मीदें हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। और आपके जाने के बाद तो पापा का इकलौता सहारा मैं ही था, और मेरे पापा। मैं भी काफी ज्यादा इमोशनली अटैच था उनसे, तो मैंने उनकी बात मान के शादी कर ली। हिमांशी मेरी जिंदगी में आई,
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था भैया, लेकिन एक दिन पापा की अचानक से तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बचने की अभी भी उम्मीद है, ऑपरेशन हो सकता है। उसके लिए कुछ 25 लाख की जरूरत थी मुझे। 7-8 लाख पड़े थे, बाकी जो मेरे हिस्से की जमीन थी वो सब मैंने बेची। मैंने पूरी कोशिश की कि पापा किसी भी तरह से बच जाए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद पापा को बचा नहीं पाया भैया मैं। और सच कहूं तो उस वक्त आपसे बात करने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, पुराने लोग एक बार अगर किसी जिद पे अड़ जाए तो मरते दम तक उसी जिद पे अड़े रहते हैं। मैंने समझाने की भी कोशिश की, वो तो उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगते थे। मैंने 10 बार कहा कि पापा एक बार भैया को बुला लीजिए, मिल लीजिए उनसे, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। और सच कहूं तो समझ में आई भी। उन्होंने अपने मरने से एक दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरे बड़े बेटे से मिलना है। बड़ा खुश हो गया था भैया मैंने सोचा कि अब शायद पूरा परिवार एक तरफ हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही पापा इस दुनिया में नहीं रहे भैया। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो वैसे ही कुछ नहीं बचा था। अपनी सारी प्रॉपर्टी तो बेच ही चुका था, गांव में रहने तक के लिए जगह नहीं थी। वो तो पड़ोस में जो हरीश चाचा है उन्होंने मुझसे कहा कि शहर चला जा, वहां मेरा बेटा रहता है, कोई ना कोई नौकरी लगवा देगा। उन्होंने बड़ी मदद की भैया। 10,000 रुपये उधार दिए, कमरा किराए पे दिलाया, और फिर ये डिलीवरी वाले की नौकरी लगवा दी। पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज अचानक से आप यूं ही मुझे मिल गए भैया। और सच कहूँ तो पापा के जाने के बाद भी मैंने ढूंढा आपको, आपका वो पुराना नंबर मिलाया, आपके पुराने एड्रेस पे भी गया, लेकिन वहां से घर बदल चुके थे। उम्मीद खो दी थी भैया कि आपसे कभी मिल भी पाऊंगा मैं, लेकिन आज अचानक से यूं आपके सामने। भैया सच कहूं तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत, और मैं आवाज उठाने लायक भी नहीं था भैया। मेरी कोई गलती नहीं है उन सब में, माफ कर दीजिए मुझे। छोटे, देख, पहली बात तो ये कि परिवार में जो कुछ भी होता है उसे इंसान दिल पे ऐसे नहीं लगाता है कि वो परिवार को दुश्मन मानने लगे। तुझे क्या लगता है कि ये सब होने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो क्या मन में मम्मी पापा और तेरे लिए नफरत थी? नहीं छोटे, प्यार तो आज भी है सबके लिए दिल में। इनफैक्ट तूने भी पापा के बारे में बताया तो मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ नहीं था। गांव वाले तो मुझे कोसते होंगे कि कैसा निकम्मा बेटा है, लेकिन छोटे, जब पापा ने कसम दे दी थी कि मैं उनका मुंह ना देखूं, तो फिर मैंने भी कभी उनकी होश खबर लेने के बारे में नहीं सोची, और यही सोचा कि मेरा छोटा भाई तो है ही उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। लेकिन छोटे, मुझे तो तेरे से कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ये सब कुछ जो भी हुआ मम्मी पापा मेरे और चेतना के बीच था। उन्हें हमसे दिक्कत थी, हमारी शादी से दिक्कत थी, और हमें उनके रवैये से। लेकिन इस सब में तू क्यों पिस गया? तूने ये क्यों मान लिया कि तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नहीं होगा कभी अवेलेबल? तूने भी एक बार मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया गांव से, ना तूने मिलने की सोची, और आज मिला भी तो तेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, और अभी भी तू ये समझता है कि तेरा बड़ा भाई तुझसे खफा है, तेरा बड़ा भाई तेरे काम नहीं आता। तू 11 से नौकरियां मांग रहा है, 11 से मदद ले रहा है, और बड़ा भाई तेरा शहर में है, तू उसके पास नहीं आ रहा है। छोटे, ये तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने गलत किया है। तुझे मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था। कल को किसी को पता लगेगा कि एक ही परिवार के इतने सदस्य आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे से तब मिल रहे हैं जब वो सब मुसीबत में है। तो क्या सोचेगी ये सोसाइटी? कैसा परिवार है? गांव वाले हमारे परिवार पर थूकेंगे। सनी, तूने बहुत गलत किया। तुझे
तुझे पहले याद करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था सब कुछ। देखो देवर जी, आपकी गलती तो है, आपको एक फोन तो करना चाहिए था। आप लोगों को पता है कितना याद करते हैं आप लोगों को, कोई त्योहार हो या कोई खुशी की बात हो तो हमेशा यही बोलते हैं, पापा मम्मी होते तो कितना खुश होते, भाई पूरा परिवार होता तो त्योहार कितना अच्छा बनता। कोई भी त्योहार आज तक इन्होंने खुशी से नहीं मनाया, क्योंकि बोलते जब तक परिवार नहीं तो त्योहार किस बात का। मैंने इनको इतनी बार बोला कि एक बार फोन करके पूछ लो कि क्या हाल चाल है, एक बार गांव चल लेते हैं, मिल लेते हैं सबसे, लेकिन इन्होंने बोला कि पापा की बात नहीं टाल सकता। उन्होंने बोल दिया कि कभी मुझे दिखना मत, मेरी नजरों के आगे मत आना, तो उनकी बात कैसे टाल दूं। और कभी गए नहीं, ना कभी फोन कर पाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या बोलते, बाप बेटे की बात है, बीच में कितना ही बोल सकते हो। लेकिन ये सारी बातें तो अलग है, आपसे तो हमारा कोई बैर नहीं था ना। आप तो बता सकते थे कि पापा की तबीयत खराब हो गई, इतना कुछ हो गया यहाँ पर। देखिए, बाकी सारी चीजों में तो हमें आप नहीं बुलाते चलता, लेकिन मुसीबत में तो बुलाना बनता है ना। बड़े भैया हैं वो आपके, मदद करते। अरे वो छोड़िए, पापा तो इनके भी थे, आखिरी समय पे उनके साथ रहना इनका भी हक था। बहुत गलत किया आपने। बस कीजिए दीदी आप, और जेठ जी आप भी। आप दोनों को क्या लगता है हम जो इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से खा रहे हैं क्या? मजबूरी है, और मजबूरी इंसान से हर वो काम करा देती है जो वो करना नहीं चाहता कभी भी। अरे मान लिया हमने कि हम छोटे हैं, हम ना समझ हैं, लेकिन आप तो जेठ जी बड़े हैं ना, आप में तो समझ थी। अगर हम लोगों की तरफ से पहल नहीं आई आप तक, तो आप पहल कर देते। आपने अपनी तरफ से हमारा होश खबर रखने की कोशिश तक नहीं की, हमारा हालचाल पूछने तक की कोशिश नहीं की। और आज जब हम इस तरह मिले हैं तो आपको प्यार उमड़ रहा है हम पर। आपको क्या लगता है सारी चीज की गलतियां मेरे पति की है? हम अगर इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, ऐसी हालत में घूम रहे हैं इधर से उधर, तो इसमें हिस्सेदार आप भी हैं जेठ जी। हिमांशी, बस करो, उनकी कोई गलती नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे और हम लोग अपनी जगह। और अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ वक्त की। वक्त ने ही हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि हम दोनों ही भाई एक दूसरे से चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भैया, अब सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं। सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया, नफरत। लेकिन भैया, सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया, और मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। गलत नहीं है भैया, और ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई गिले शिकवे। बस अगर आपके दिल में है तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा आपसे। नहीं छोटे, छोटे बहू ने एकदम सही मुद्दा उठाया। यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है, और मैं इस गलती में चेतना को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि चेतना से मैंने शादी करी तो चेतना की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने परिवार को भी तो मुझे ही संभालना था ना। मैं चेतना से क्या एक्सपेक्ट करता? उसने तो मेरा साथ दिया शादी को बचाने के लिए, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए तो मुझे सब कुछ करना था, मुझे एफर्ट्स करने थे। मुझे पापा को और मनाना चाहिए था, अगर गुस्से में चला गया था तो वापस भी आना चाहिए था, माँ से भी मिलना चाहिए था, तुम लोगों की भी खुशखबर लेनी चाहिए थी। मेरे पापा गुजर गए, मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली, मेरी माँ बीमार रहती हैं, और मैं हूं कि यहाँ लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। और तुमसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं याद किया, बल्कि मुझे तुम लोगों के पास आना चाहिए था, तुम्हारी खैर खबर लेनी चाहिए थी। आज अगर छोटी बहू को इस तरह से तेरे साथ डिलीवरी करते हुए घूमना पड़ रहा है तो उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो छोटी बहू आराम से रहती, राज करती, जैसे कि मेरी चेतना राज करती है यहाँ पे। तो उसमें सारा का सारा दोष मेरा है, और मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूँ। मुझे माफ कर दो छोटी बहू, और अपने जेठ को एक मौका दो। मैं अपने परिवार के सारे फर्ज निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, और तुम दोनों की लाइफ भी सुधारूंगा। लेकिन छोटे, एक बात तो पूछनी रह ही गई
ये जमीन जो तूने अपने हिस्से की बेच दी थी, तूने मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेची? कागज वगैरह तो सब तेरे पास ही होंगे, और अगर तू मुझे कहता तो दस्तखत वगैरह तो मैं भी कर देता। तूने मेरी जमीन बेचने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ऐसे समय में तू खुद दर बदर ठोकरे खा रहा है, जबकि तेरे पास ऑप्शन था कि तू मेरे हिस्से की जमीन बेच सकता था। तूने ये क्यों नहीं किया फिर? भैया कहीं ना कहीं पता था कि एक ना एक दिन आपसे जरूर मिलूंगा, और मिलूंगा तो बातें भी होंगी। और बातों ही बातों में अगर आपने मुझसे पूछा कि मेरी जमीन का क्या हुआ और उस बात का मैं जवाब नहीं दे पाया, तो इतने सालों जो मैंने आपका इंतजार किया ना भैया, वो सब व्यर्थ हो जाता। मैं आपका हक नहीं मार सकता था भैया। और देखिए ना, आज तक मैंने आपका हक नहीं मारा, इसी वजह से आज मैं आंख से आंख मिला के बात कर पा रहा हूं आपसे। आपके दिल में कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि छोटे ने मेरे ना होने का फायदा उठाया, कुछ गलत किया है मेरे साथ। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने भाई और अपने बेटे होने का धर्म निभा सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल हुआ और कितना नहीं। वो जमीन आपकी है भैया, आपका हक है, उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं है मेरे लिए तो। नहीं छोटे, अब से ये हिस्सेदारी इस घर में नहीं चलेगी। जितने हिस्से होने थे, बंटवारे होने थे, छोड़ना था परिवार को, वो सब कुछ हो चुका है। अब सारा परिवार मिलजुल के एक साथ रहेगा, जो कुछ भी है वो सबका है। और अब तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेक श्योर करूंगा तुम लोगों की लाइफ वापस पटरी पर आ जाए और तुम्हारे आने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। इसके लिए भी मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में छोटी बहू को लेकर जाऊंगा, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, ताकि आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? शुक्रिया जेठ जी, आपने हमें समझा, हमारी जिंदगी में चल रही तकलीफों को समझा। मैं सच बताऊं तो मुझे ये तक नहीं पता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा कैसे। हमारे पास पैसों की बहुत तकलीफ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे। लेकिन अब जब परिवार का साथ मिल गया है तो मानो हौसला बढ़ गया है हमारा। अब कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। देखो, सच कहूं तो अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं इस घर पे नहीं रुकता, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, भाभी की, अपनी कंपनी की, इस घर की। लेकिन पिता को कभी कभी सेल्फिश हो जाना चाहिए। अगर इन दिनों में मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस घर में रहेंगे तो उनको एक अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन भैया मैं वादा करता हूँ आपसे, इन दोनों के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ना वो सब मैं उठाऊंगा। और जैसी अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद हिमांशु और मैं यहाँ से चले भी जाएंगे। सन्नी, तू फिर वही बातें कर रहा है। मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा परिवार जो बिखर गया था, मैं उसको फिर से जोड़ना चाहता हूँ। और परिवार में ये नहीं होता है तेरा मेरा, परिवार में सब कुछ सबका होता है। तो सन्नी, ये पैसे वापस करने की बातें मत कर। और छोटी बहू, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये संस्कार दें कि परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में परिवार काम आता है और कुछ नहीं। तो आगे से हम ये सब तेरा मेरा नहीं करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे और सब एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जितना तुम छोटी बहू को अंदर ले जाओ, कुछ कपड़े वगैरह चेंज कराओ, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ और हम हॉस्पिटल चलते हैं। सन्नी, तू मेरे साथ चला जा। चलो छोटी बहू।